Let's start, students. KSIS Academy welcomes you all to the session on rivers and its work. Students who are online, may I know the students who are online, please? Can I have your comments, please? Yes, I can see Amrinder. I can see Sriram. Priyankar Jha, yes, I can see him. Okay. Rakesh. Let's start, students. देखिए, आज हम लोग रिवर 1 एडवांस स्टेज बी करेंगे और ये क्लास तभी आपको समझ में आएगा जब आप रिवर 1 और एडवांस स्टेज ए कर चुके हों। यदि पिछले 2 सेशन आप क्लास किए होंगे तभी ये क्लास समझ में आएगा। आज का क्लास जो है हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। नदी जब अपना कार्य करती है तो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है और इन स्थल आकृतियों को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग है अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां और दूसरा है निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। Means today's topics will be divided in 2 parts. The work of rivers will be divided into 2 parts. One, landforms created by erosional activity of the rivers, and the other, landforms created by the depositional activity of the rivers. हम लोग जानते हैं कि नदी के द्वारा अपर्दन क्रिया भी होता है और नदी के द्वारा निक्षेपण क्रिया भी होता है। We have studied both erosion and deposition in the last 2 classes. चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला भाग से कि नदी द्वारा अपर्दित स्थल रूप, नदी द्वारा अपर्दित स्थल रूप इंग्लिश में बोलेंगे तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स मीन्स landforms created by the erosional activity of rivers। और जो स्थल आकृतियां अपर्दन के द्वारा बनती हैं उनमें सबसे पहला जो स्थल आकृति है उसको हम लोग घाटी बोलते हैं या उसको हम लोग वैलीज बोलेंगे। सो अंडर इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वैलीज या उसको घाटियां कह लें। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप पाइप से, कोई भी नॉर्मल पाइप से यदि पानी जमीन पे छोड़ते हैं तो वो गड्ढा करेगा। यदि बहुत ज़ोर से आपके पाइप में बहुत ज़्यादा शक्ति है और दीवार के ऊपर आप लगाएं तो आप देखेंगे दीवार का प्लास्टर निकलते रहेगा और उसकी जगह छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है। उसी तरह द रिवर्स इन कोर्स ऑफ इट्स इरोजनल एक्टिविटी, जब नदी अपर्दन करती है तो एक छोटी छोटी धारा जमीन पे है ना, भूदृश्य पे छोटी छोटी धारा बनाती है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में रिल्स कहते हैं और हिंदी में इसको क्षुद्र सरिता कहते हैं। अब उसी गड्ढे पे अपर्दन क्रिया लगातार होते जा रहा है तो वो गड्ढा क्या है, धीरे धीरे लंबा होगा, धीरे धीरे और गहराई में जाएगी, धीरे धीरे और ज़्यादा ये चौड़ा होगा। तो इस दूसरे चरण को हम लोग कहते हैं
गली, हिंदी में बोलते हैं अवनलिकाएं। और कालांतर में इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम ये जो गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबाई में बढ़ जाती है। सो दीज depressions or these holes or these gullies widen in width, gets elongated in length and spreads over large area। और तभी आपका घाटी का निर्माण होता है, उसी समय आपका वैलीज का निर्माण होता है। तो अपर्दन क्रिया में यदि नदी की अपर्दन क्रिया की बात करें तो पहला चरण में ये शुद्र सरिता बनाती है, उसके बाद दूसरे चरण में और जो ज़्यादा गड्ढा हो तो अवनलिका बनाएगी, और ज़्यादा गड्ढा हो, क्षेत्र बड़ा हो तो घाटी का निर्माण करेगी। तो फर्स्ट स्टेज इज रिल्स, सेकेंड स्टेज इज गलीज एंड द थर्ड स्टेज इज योर वैली। लेकिन एक बार यदि घाटी बन जाता है तो आकार के आधार पर, लंबाई के आधार पर और चौड़ाई के आधार पर, means on the basis of shape, on the basis of length, on the basis of width, इन घाटियों को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। इन घाटियों को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। कहने का मतलब कि we divide the valleys on the basis of structure, on the basis of length, on the basis of width into three different types of valley। और ये तीन तरह की घाटियां क्या हैं? पहला होता है वी शेप्ड वैली या वी आकार की घाटी, दूसरा होता है गॉर्ज और तीसरा होता है कैनियन। हम लोग स्लाइड्स पे चलेंगे, लेकिन फिलहाल स्लाइड से चलने से पहले ये ध्यान रखें कि जब वी आकार बनती है तो वो बोलता है वी आकार की घाटी या वी शेप्ड वैली। ये आपकी वी आकार की घाटी है। जब बहुत ज़्यादा गड्ढा आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो ये आपका बन गया है वी आकार का घाटी या वी शेप्ड वैली। लेकिन यही एक संकीर्ण इस तरह से खड़े खड़े है ना, खड़े खड़े जो साइड वॉल्स देखिए, खड़े खड़े आपके जो हैं पार्श्व या आपके पार्श्व जो ये इसको कहते हैं साइड वॉल्स, इसको कहते हैं स्टीप स्लाइड्स है ना, इसको कहते हैं ये ढलान। और ये ढलान कैसा है? तीव्र ढलान। तो जब आपका घाटी ऐसा हो है ना, जिसपे कि आप चढ़ ना सके, उतर ना सके, ये नदी का तल है, ये नदी का ये तल है घाटी का, और यहां से इस तरह से दो साइड वॉल हो, तब ऐसे स्थिति में इसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। और दूसरा ये कुछ ऐसा हो, कुछ टेढ़ा हो और कुछ प्राकृतिक सीढ़ी जैसा, यहाँ पे सीढ़ी जैसा सीढ़ी जैसा सीढ़ी जैसा सीढ़ी जैसा सीढ़ी जैसा चलते रहे, यहाँ भी सीढ़ी बने सीढ़ी बने सीढ़ी बने इस तरह से, तो वो हो गया कैनियन। अब देखिए गॉर्ज में दो साइड के बीच में जितना जगह इसके तल में है उतनी ही जगह उसके ऊपरी भाग में भी है। लेकिन कैनियन में देखिए तल के बीच का अंतर जो है कम है, और यदि आप इस सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा है। तो आकार के आधार पर आपको वी शेप्ड वैली, आपको गॉर्ज और आपके कैनियन का निर्माण होता है। समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया तो हम लोग चलते हैं स्लाइड्स पे। ये समझ में आया? टेल मी बच्चों, ये चलिए
ये देखिए ध्यान से, इस चीज को देखिए, देख रहे हैं कि पानी के अपरदन क्रिया से आपके यहाँ छोटी छोटी ये जो है गड्ढे बन रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी ये गड्ढे बन रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये गड्ढे का निर्माण होता है, इस तरह से ये गड्ढे का निर्माण होता है, इस तरह से ये गड्ढे का निर्माण होता है। इस तरह से छोटी छोटी गड्ढों को, जो पहला स्तर होता है नदी के अपरदन क्रिया में, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द इरोजन ऑफ द रिवर्स। और ये छोटे छोटे गड्ढों को हम लोग जो हैं रिल्स कहते हैं, या इसको हम लोग रिल्स कहते हैं, या ये पहला चरण होता है जिसको कि हम लोग क्षुद्र सरिता कहते हैं। इसको हम लोग रिल्स कहते हैं या क्षुद्र सरिता कहते हैं। अब देखिए दूसरे चरण में चलिए, वही गड्ढा देखिए और थोड़ा सा गहरा हो गया है, वही गड्ढा और थोड़ा सा गहरा हो गया है। ये देखिए, ये हल्का हल्का गड्ढा है, हल्का हल्का गहराई में अपरदन हुआ है। इसको हम लोग रिल्स कहते हैं या क्षुद्र सरिता कहते हैं। अब ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये गड्ढा धीरे धीरे और गहराते जा रहा है, ये गड्ढा धीरे धीरे और गहराते जा रहा है। इसको हम लोग गलीज कहते हैं, इसको हम लोग अवनलिका कहते हैं। और ये आवर्तन और ये आपके अपरदन का दूसरा चरण है। When the erosional activity of the river enters its second stage, it is known as gullies। और धीरे धीरे कालांतर में ये जो आपकी गली है, ये गहराई में बढ़ते जाती है, लंबाई में बढ़ते जाती है, चौड़ाई में बढ़ते जाती है, और आपके पास वी आकार की घाटी निर्माण हो जाती है। तो घाटियों का निर्माण जो है ये तीसरे चरण में होता है। When the river enters its third erosional stage, it creates valley। और घाटी को आप इसके आकार पे, इसके लंबाई पे, इसके चौड़ाई पे आप तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जो आप देख रहे हैं ये है आपका वी आकार। ये देखिए, इसको मैं आपको ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आपको वी आकार का लगेगा, ये आपको वी शेप लगेगा। अब इस स्लाइड्स को देखिए, ये देखिए, ये वही घाटी है, लेकिन एक तरफ का दीवार ऐसे है और एक तरफ का दीवार ऐसे है। दो खड़ी दीवारें हैं और दो खड़ी दीवार में आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। इसको देखिए, ये वही घाटी है, वही एक संकीर्ण घाटी है। दिस इज ऑल्सो अ नैरो एंड वेरी डीप वैली, बट द साइड्स आर वेरी स्टीप, यू कैनॉट क्लाइंब। और देखिए, इसके नीचे में तल में जो बीच का दूरी है, इसके ऊपर में भी देखिए बीच की दूरी एक ही है। तो इस तरह से खड़ी ढाल वाली घाटी को हम लोग गॉर्ज कहते हैं। और ये देखिए वही घाटी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए, ये एक तरह से सीढ़ी जैसा, प्राकृतिक सीढ़ी जैसा आप ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, एक सीढ़ी ऐसे, एक सीढ़ी ऐसे, एक सीढ़ी ऐसे, एक सीढ़ी, आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। पिछले फोटोग्राफ्स में, पिछले स्लाइड्स में आप नहीं चढ़ सकते थे। तो ये जो है यही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी ढाल जो है, इसकी जो बीच में जो अंतर है, ये बीच में दो दीवार के बीच का जो अंतर है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये चौड़ा होते जाता है और नीचे चौड़ाई कम होती है, नीचे जो अंतर है कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसको हम लोग कैनियन कहते हैं। कैनियन जो है गॉर्ज का ही ये दूसरा रूप है। लेकिन कैनियन जो है, आप इसको देखिए गौर से, ये पत्थरों को देखिए तो ये आपको लगेगा ये अवसादी पत्थर हैं, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि हर एक लेयर एक एक स्तर को
बताता है। उसी तरह आप यदि ये देखिए, ये आपका गॉर्ज है, तो ये गॉर्ज जो है ये आपके कठोर पत्थर का बना हुआ है। स्टूडेंट समझ में आया? वर यू एबल टू गेट दिस? ये पूरा फिगर स्लाइड्स आप लोग को समझ में आया? टेल मी स्टूडेंट्स, समझ में आया? देखिए, नदी दो कार्य करती है, एक अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। देयर आर टू वर्क्स ऑफ रिवर्स, वन इज इरोजन and the second is deposition. And because of these two activities, many landforms are created. ये दोनों कार्यों के, नदी के जो दो कार्य हैं, अपर्दन और निक्षेपण, इसके कारण दो तरीके का स्थल आकृति हम लोग को नजर आता है। हम लोग पहला एक्टिविटी, पहला कार्य कर रहे हैं और वो है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी जो स्थल आकृतियां अपर्दन क्रिया से बने उसको हम लोग जो है अपर्दित स्थल रूप का नाम देते हैं या इरोजनल लैंडफॉर्म्स का नाम देते हैं। ये आपका अपर्दित स्थल रूप को आप कितने भाग में बांट सकते हैं? एकाएक घाटी का निर्माण नदी नहीं करती है, वो धीरे धीरे पहले चरण में क्षुद्र जो है, पहले चरण में क्षुद्र ये सरिता बनाएगी, एक हल्का हल्का कटाव बनाएगी, जिसको कि इंग्लिश में आप रिल्स कहते हैं। ये कटाव जो है धीरे धीरे और गहरी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, जिसको कि आप गलीज कहते हैं, जिसको कि अवनलिका कहते हैं। और जैसे ही ये आकार में बहुत विस्तृत हो जाए, लंबाई और चौड़ाई में बहुत विस्तारित हो जाए, व्हेन इट एक्सटेंड्स ओवर लार्ज एरिया, तो उस अपर्दन क्रिया के द्वारा जो स्थल रूप बना है उसको हम लोग घाटी का नाम देते हैं। बट वैलीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर लेंथ एंड देयर ब्रेथ। घाटियों को आप पुनः विभाजित करते हैं, उनके संरचना, उनके आकार के रूप में, उनकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर आप जो है इनको विभाजित करते हैं। यदि वी आकार की घाटी बनी, जैसा कि हम लोग स्लाइड्स में देखे थे, तो उसको हम लोग वी शेप्ड वैली या वी आकार की घाटी कहते हैं। दूसरा जो घाटी बनता है उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज क्या है? इट इज अ डीप वैली। गॉर्ज क्या है? एक संकरी घाटी है, और इनके दोनों तरफ, इस घाटी के दोनों तरफ जो ढाल हैं, जो आपके एक तरह से दीवार की तरह जो ढाल खड़ी है, वो काफी तीव्र है। इट इज स्ट्रेट साइड्स, गॉर्ज हैज अ स्ट्रेट साइड्स, यू कैन नॉट क्लाइंब अप, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन कैनियन भी गॉर्ज का ही रूप है। अंतर यही है कि एक सीढ़ी नुमा, प्राकृतिक रूप से हल्का हल्का सीढ़ी बना रहता है, जिससे कि आप कैनियन के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब आप नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन ब्लैक कैट कमांडो जो हैं मिलिट्री वाले, वो चढ़ जाएंगे। कैनियन में आप देखेंगे कि जो तल पे, यदि आप कैनियन के तल पे जाएंगे, आप यदि कैनियन के बेस पे जाएंगे, तो दो दीवार के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाती है, मतलब नीचे कम होती है दूरी आपस में, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। लेकिन गॉर्ज में तल के बीच की जो दूरी है वही करीब करीब दूरी आपको ऊपर के भाग में भी मिलेगा। सो देयर इज नो डिफरेंस इन गैप बिटवीन
the sites in the gorge, but the difference, or you can say the gap in canyon goes on increasing as you go up. तो ये होते हैं आपके जो हैं पहला इरोजनल एक्टिविटी, अपर्दित स्थल रूप के द्वारा बना हुआ पहला जो स्थल रूप है उसको हम लोग जो है वैली या घाटी का नाम देते हैं। और घाटी जो है आप देख चुके हैं कि मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए, समझ में आया? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें बच्चों। दूसरा जो इरोजनल एक्टिविटी है नदी के द्वारा जो निर्मित, नदी के अपर्दन क्रिया द्वारा जो निर्मित है, जो दूसरा अपर्दन स्थल रूप है, इरोजनल आपका लैंडफॉर्म है, उसको हम लोग इंग्लिश में पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स कहते हैं। पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, हिंदी में इसको जल गर्तिका कहते हैं। जल गर्तिका कहते हैं तथा अवनमित कुंड कहते हैं। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड कहते हैं। ये शब्द दोनों है आपके वर्कबुक में दिया गया है, आप स्पेलिंग उससे चेक कर लीजिएगा। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। अब चलते हैं हम लोग इसका अर्थ क्या होता है, पहले समझने का कोशिश कीजिए। आप कोई भी पाइप ले लीजिए जिसमें पानी की धार हो, ठीक, और बालू पे चले जाइए। बालू, और बालू में जानते हैं कुछ कंकड़ पत्थर भी आपको मिलता है। अब उस पाइप से बालू पे धार लगाइए, बालू में वो गड्ढा कर देगा, और बालू में जब गड्ढा कर देगा तो हो सकता है कि उसमें कंकड़ पत्थर भी आ जाए उस गड्ढे में, और आपकी पाइप से पानी जारी है। तो जब आप पाइप से पानी डालेंगे उस बालू पे तो एक गड्ढा कर देगा, छोटा सा गड्ढा करेगा, और छोटे से गड्ढे में हो सकता है कुछ कंकड़ पत्थर भी साइड से आ जाएं। वो गड्ढा में पानी भर गया और वो पत्थर भी उसी पानी में उस गड्ढे में है। पत्थर क्या करेगा? रोटेट करेगा, है कि नहीं? ये प्रवाहित जल में घूमेगा, और उस गड्ढे में जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इसका आकार बढ़ाते चला जाएगा। तो वो छोटा सा गड्ढा बड़ा बड़ा गर्त बन जाता है। इसी को हम लोग जल गर्तिका कहते हैं, इसी को हम लोग पॉट होल्स कहते हैं। और यही पॉट होल्स धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो आपके घाटी का निर्माण कर देता है। घाटी क्या है? एक गहरी अपर्दन का निर्माण है, का परिणाम है, गड्ढा है। तो यही जल गर्तिका बाद में, भविष्य में, 1000 वर्ष, लाख वर्ष बाद वहां पे घाटी का निर्माण कर देगी। जब आप यदि वाटरफॉल देखे होंगे, रांची चले जाइए, जलप्रपात देखे होंगे, तो जलप्रपात में ऊपर से जो नदी नीचे गिरती है, ऊपर से जो जल के पानी गिरती है वो बहुत एनर्जी से गिरती है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ गिरती है, बहुत ज़्यादा वो बल से नीचे वो पानी गिरती है। तो इतने फोर्स के साथ यदि वो पानी नीचे गिरेगी तो जलप्रपात का जो तल है वहाँ भी गड्ढा कर देगी, वहाँ भी गर्त बना देगी, वहाँ भी सर्कुलर डिप्रेशंस बना देगी, वहाँ भी आपका वृत्ताकार
जो है एक खंड बना देगी। और जब यही पॉट होल्स या आप जल गर्तिका की जो बात कर रहे हैं, इसी तरह का आकार जैसा गड्ढा यदि जल प्रपात के नीचे बन जाए तो उसको हम लोग अवनमित कुंड कहते हैं, उसको हम लोग प्लंज पूल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स ये बात? ये चीज समझ में आया? तो दूसरी जो अपर्दन स्थल रूप है, जो दूसरा आपका इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, वो है आपका पॉट होल्स या जल गर्तिका, और जो जल प्रपात के नीचे बने वो है आपका प्लंज पूल्स या अवनर्मित कुंड। यदि हम लोग फिर से यदि चलते हैं स्लाइड्स पे, तो आप देखिए कि यही चीज दिखाई देगा। ये देखिए, ये है आपका पहाड़, ये है आपका पत्थर, ये है आपका हिमालय का मूल रूप। दिस इज द ओरिजिनल माउंटेन। और उस ओरिजिनल माउंटेन में जो नदी है वो बह रही है, सरिता के रूप में बह रही है। और सरिता के रूप में बहने के कारण छोटे छोटे जो है गड्ढा, छोटा छोटा, ये देखिए यहाँ पे ये गड्ढा बना रहा है। और इसी गड्ढे में कोई कंकड़ पत्थर घूम जाता है, मिल जाता है, चला जाता है। और ये कंकड़ पत्थर पानी के बल के कारण इसी में रोटेट करता है, घूमता है। घूमने से क्या होता है कि ये गर्त बड़ा होते जाता है, ये गर्त बड़ा होते जाता है और एक बार इतने बड़े आकार का रूप ले लेता है, एक बार इतने बड़े आकार का रूप ले लेता है। शुरू में ये छोटे होते हैं, ऐसे ये छोटे होते हैं, ऐसे ये छोटे होते हैं, ऐसे छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा आकार का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग पॉट होल्स या जल गर्तिका का नाम लेते हैं। देखिए, ये नदी जो बह रही है, प्रवाह कर रही है, ये नदी जो है प्रवाह कर रही है, रिवर इज फ्लोइंग। बीच में जो है ये बोल्डर आ गया, बीच में ये स्टोन आ गया, बीच में ये पत्थर आ गया, तो हो सकता है ये पत्थर को तोड़ दे अपने बल से, और ये पत्थर टूट के इस गड्ढे में चले जाए। और गड्ढा और पानी बढ़ाते बढ़ाते बनाते बनाते ये बड़ा बड़ा जो है पॉट होल्स या जल गर्तिका का निर्माण करती है। और यही जल गर्तिका यदि जल प्रपात के नीचे हो, इसी तरह का कोई आकार वाला गड्ढा जल प्रपात के नीचे हो, तल पे हो, तो उसको हम लोग प्लंज पूल, उसको हम लोग जो है अवनर्मित कुंड के नाम से जानते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम लोग आगे बढ़े। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं तीसरा जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स होता है, जो तीसरा आपका अपर्दित स्थल रूप है, उसको हम लोग इंग्लिश में इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर कहते हैं। उसको हम लोग अध कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहते हैं। देखिए, ये सब जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक हाई स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है
जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, निहायत ही ज़रूरी होता है आईएएस के परीक्षा के लिए। और बीपीएससी में, स्टेट सर्विसेज में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह की क्वेश्चन आएगी ही आएगी। लेकिन ट्रेंड के साथ, समय के साथ इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन या इस पे आधारित कॉन्सेप्ट आपके स्टेट पीसीएस में भी आता है। हो सकता है कि आपके कान को इतना ये मधुर ना लगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो कान को मधुर लगे वो आपके करियर के लिए भी मधुर हो। ठीक है, तो तीसरा जो स्थल रूप नदी के अपर्दन क्रिया से बनता है, द थर्ड टाइप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स, उसको हम लोग अधकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प या इंसाइज्ड, इंसाइज्ड का मतलब काट के अंदर, इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसमें कुछ हम लोग कल के नियम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम लोग ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स के, ज्योग्राफी भूगोल के सिद्धांत को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए, पहला नियम जो हम लोग कल बात किए थे कि यदि आपका नदी बह रही है और नदी यदि बह रही है और जिस ढाल पे बन रही है, बह रही है, वो तीव्र है, यदि ढाल तीव्र है तो नदी जो है तल पर अपर्दन करेगी। बोलिए, when the streams are flowing over steep gradients, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहां का जो ढाल है क्या है, तीव्र है, दे आर स्टीप ग्रेडियंट्स। और जब भी स्टीप ग्रेडियंट होता है, जब भी ढाल तीव्र होता है, तो इरोजन जो है हमेशा बॉटम में होगा, अपर्दन हमेशा नदी तल पर होगा, नदी के निचले भाग में, मतलब वो तल पे होगा। ये चीज कल हम लोग बात किए थे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नियम, यदि एक नदी जो है, गंगा नदी पहाड़ पे भी बहती है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका में भी बहती है। हम लोग डिटेल अब कल से स्टार्ट करेंगे नदी का अपवाह तंत्र, लेकिन फिलहाल समझिए, कोई भी नदी पहाड़ पे भी बह रही है, कोई भी नदी मैदानी इलाका में भी बह रहा है। अब यदि मैदानी इलाका में वो नदी जो है पार्श्व अपर्दन, मतलब साइड से, अपने तट पे ये बहुत ज़्यादा अपर्दन करेगी क्योंकि ढाल मंद है, और चूंकि ढाल मंद है ये नीचे नदी तल पे अपर्दन नहीं करेगी। गंगा नदी यदि मैदानी इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार में आती बहती है तो हमेशा साइड से अपर्दन करती है। आप देखते हैं कि गंगा नदी का दिशा बदल गया है, पटना में भी बदल गया है। तो हाँ, लैटरल इरोजन, तो मंद ढाल पे when the slope is gentle तो हमेशा पार्श्व अपर्दन करेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैदानी इलाका में और डेल्टा के मैदान में, मतलब जब नदी का तीसरा वृद्धावस्था होता है तो वहां पे हमेशा पार्श्व अपर्दन होगा, हमेशा वहां लैटरल इरोजन होगा। साइड से अपर्दन होगा तो साइड से अपर्दन होगा, क्या होगा, नदी जो है साइड से काटेगी और विसर्प बनाते चले जाएगी। इसीलिए आप विसर्प या मियांडर्स देखते हैं मैदानी इलाका में और डेल्टा क्षेत्र में, जिसको कि कल हम लोग नदी विसर्प पढ़े थे। तो नदी विसर्प क्या है, वो एक अपर्दन है। किस तरफ अपर्दन है, नदी के तल में नहीं, नदी के तल में अपर्दन नहीं है।
जब ढलान मंद हो तो हमेशा अपरदन साइड में होगा, जिसको कि पार्श्व अपरदन कहते हैं, जिसको कि आप लैटरल इरोजन कहते हैं। और साइड साइड से काटेगी, ये साइड साइड से काटेगी तो ये नदी विसर्प की तरह घूमते हुए चले जाएगी, एक सांप की तरह घूमते चले जाएगी। तो विसर्प बनना, मियांडर्स बनना मंद ढाल पे या प्लेन्स पे या मैदानी इलाका पे या डेल्टा बनना समान है। लेकिन सवाल ये उठता है, नदी तो पहाड़ों पर भी बहती है, पहाड़ पे रॉक्स टफ होते हैं, कठोर चट्टान होती हैं और उनकी ढाल जो है तीव्र है, उनकी स्टीप स्लोप्स है। तो जहां स्टीप स्लोप होगा तो साइड में इरोजन नहीं होगा, स्टीप होगा तो अंदर नीचे होगा, नीचे है ना, नदी तल के नीचे में अपरदन होगा। तो विसर्प क्या बनता है आपके माउंटेन्स पे, विसर्प क्या बनता है आपके पहाड़ों पर, विसर्प क्या बनता है आपके पर्वतों पर, तो इसका आंसर है यस। लेकिन अंतर यह है कि जब पहाड़ों पर विसर्प बनता है तो यह विसर्प बनता है नीचे के तल को काट के, और नीचे के तल को काट के जो विसर्प बनता है, एक देखेंगे पहाड़ का ऊंचा ऊंचा दीवार और सबसे नीचे में पानी। तो वैसे विसर्प को हम लोग अधाकृतित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प या इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर्स कहते हैं। इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मियांडर्स और अधाकृतित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, इसको हम लोग स्लाइड्स में भी हम लोग देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका पहाड़, ये मान के चलिए हिमालय, फॉर उदाहरण के लिए हिमालय चलिए, और हिमालय की ये जो है आपका तल है ना, और यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया तो नीचे तल की ओर अपरदन करेगा, और नीचे तल की ओर अपरदन करेगा तो देखिए अपरदन करते करते, इरोजन करते करते ये नीचे तक पहुँच गया है, ये नीचे तक पहुँच गया है, क्योंकि इसका कटाव जो है नीचे होगा। यही अब मैदानी इलाका में साइड में होता है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे होगा। ये देखिए ऐसे देखिए, पहाड़ी इलाका है, इसमें नीचे होगा। अब देखिए, ये भी दूर से आपको विसर्प की तरह लग रहा है, जैसे मैदानी इलाका में विसर्प है उसी तरह पहाड़ी इलाका में भी आपको ये विसर्प लगेगा। लेकिन ये विसर्प को नजदीक से देखिए, ये तो ऊपर में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े साइड, लेकिन ये अपरदन नीचे गहराई में हुआ है, नीचे गहराई में हुआ है, और इसका भी आकार दूर से देखने में एक सांप की तरह, एक सर्प की तरह, एक विसर्प की तरह लगता है। इसीलिए इसको हम लोग इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर कहते हैं। इसको हम लोग अधाकृतित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहते हैं। याद रखिएगा, इस तरह का विसर्प सिर्फ माउंटेनस एरिया में ही, माउंटेन एरियाज में ही बनता है, पहाड़ी इलाकों में ही बनता है। समझ में आया? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोग को समझ में आया बच्चों? ये टफ टॉपिक है, इसके बाद कल से रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। कल से हम लोग रिवर्स, उसके डायरेक्शन और उसके हर एक स्टेशन को पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? नो रिस्पॉन्स? ओके, अमित सिंह सेज यस, इट शुड बी 100% क्लियर, राइट? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट के लिए, और ब्रेक के बाद इसके बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स ब्रेक फॉर अ ब्रेक।